जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस के अलावे आज हम हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम सेट 7 देखने वाले हैं। इसके पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, तो इसको मिस नहीं करना है, एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और एक बात और है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल आपका बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप आपका पोलो से संबंधित है। किससे है? पोलो से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और आईपीएल का संबंध किससे है? तो आईपीएल का संबंध आपका क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और स्वराज पार्टी कब बनाया गया था? तो 1923 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1923 में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान कौन था? तो ये था अपोलो 11। कौन था? अपोलो 11 था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर पांव किसने रखा था? तो ये रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब गया था? तो 1969 में गया था। कब गया था? 1969 में गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की देन है। किसकी देन है? अलाउद्दीन खिलजी की देन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब बसाया था? तो 1504 में।
तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। और किसकी याद में कराया था? तो मुमताज महल की याद में कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शाहजहां किस वंश से संबंधित है? तो ये मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तुजुक ए बाबरी पुस्तक किसने लिखा है? तो तुजुक ए बाबरी पुस्तक आपका बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक आपका अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। कहाँ की गई थी? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में की गई थी। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का शॉर्ट नेम क्या है? तो इसका शॉर्ट नेम है BARC, यानी कि बार्क है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तारापुर कहाँ है? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चांदीपुर कहाँ है? तो चांदीपुर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतरिक्ष शहर के नाम से किसको जानते हैं? तो अंतरिक्ष शहर के नाम से हम बंगलोर को जानते हैं। किसको जानते हैं? बंगलोर को जानते हैं। और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन आपका कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि असम का राजधानी कहाँ है? तो असम का राजधानी आपका दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची का मेला भी आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन आपका असम करता है। कौन करता है? असम करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गहीरमाथा नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में लोक नायक के नाम से किसको जानते हैं? तो लोक नायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण का संबंध कहाँ से है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध आपका बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण आपके समाजवादी पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है? तो लाला लाजपत राय का संबंध आपके पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से है। तो आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक का संबंध कहाँ से है? तो बाल गंगाधर तिलक का संबंध आपके महाराष्ट्र से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेताजी के नाम से किसको जानते हैं? तो नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। कब किया था? 1939 ईस्वी में किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके CB रमन। कौन थे? CB रमन थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि CB रमन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है आपका फिजिक्स से, यानी कि भौतिकी से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CB रमन ने किसका खोज किया था? तो CB रमन रमन प्रभाव का खोज किया था। किसका किया था? रमन प्रभाव का खोज किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CB रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो CB रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला था?
30 में मिला था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव का खोज किए थे सीवी रमन ने। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने आपका डायनामाइट का खोज किया था। किसका किया था? डायनामाइट का खोज किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। और कौन कौन सी 3 सूचियां हैं, तो आपकी संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघ सूची में कौन कानून बनाता है, तो संघ सूची में आपका केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, तो राज्य सूची में आपका राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है, तो समवर्ती सूची में आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान में, यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो वर्तमान में 8 अनुसूचियाँ है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है। और हमारे मूल संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया था, तो ये 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो भाषाओं का वर्णन आपका 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा पास आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी आपका जयवर्धनेपुरे कोटे है। कहाँ है? जयवर्धनेपुरे कोटे हैं। तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका का मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका का मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, तो पाकिस्तान का कैपिटल आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान का मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र आपका इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बिहार में सबसे अधिक आपका अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपका कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये आपका जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, तो बिहार का कैपिटल आपका पटना है। कहाँ है? पटना है। आपको याद रखना है। और वर्तमान में आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में यहाँ का सीएम कौन है, तो बिहार का सीएम आपका नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी यादव है। कौन है? तेजस्वी यादव है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जस्ता का संकेत क्या है, तो जस्ता का संकेत आपका जेडन होता है। अल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो अल्युमिनियम का संकेत आपका एल होता है। क्या होता है? एल होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पंचवर्ष योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, तो नीति आयोग आपका योजना आयोग के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है, योजना आयोग के स्थान पर आया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। कौन है, निर्मला सीतारमन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील किया जा सकता है, तो ये आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह अपील कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते वक्त आपको एप्लीकेशन किस भाषा में लिखना होगा, तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। किस भाषा में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और कितने प्रकार की रीट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 32 में है। किस में है, अनुच्छेद 32 में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है, जिसका अभी प्रचारक है आपका बाबा रामदेव। कौन है, बाबा रामदेव है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन थे, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपके कपिल थे। कौन थे, कपिल थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काव्य मीमांसा का जनक कौन थे, तो काव्य मीमांसा का जनक आपका जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुष्यमित्र शुंग का गुरु कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग का गुरु आपके पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने होते हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिर आपके द्रविड़ शैली में। किस शैली में बने होते हैं, द्रविड़ शैली में बने होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने होते हैं, तो आपके नागर शैली में। और मध्य भारत के मंदिर किस शैली में बने होते हैं, तो बेसर शैली में। किस शैली में, बेसर शैली में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपका नर्मदा है। कौन है, नर्मदा है। इसके अलावे आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम याद हो जाएगा। उस ट्रिक का नाम है नमस्ते। क्या नाम है, नमस्ते, तो आपको याद रखना है। न से आपका नर्मदा हो गया, म से आपका माही हो गया, स से आपका साबरमती हो गया, त से ताप्ती हो गया, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी है। कौन है, गोदावरी है, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा है। कौन है, गंगा है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा गंगा किस राज्य से निकलती है, तो आपके उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। किस राज्य में, तमिलनाडु में, यानी कि लौटती मानसून से यहाँ पर बारिश होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। कहाँ है, भुवनेश्वर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कोलकाता है। कहाँ है, कोलकाता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। कहाँ है, चंडीगढ़ है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यूटीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो यूटीआई का मुख्यालय आपका अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। यूटीआई के थ्रू ही आपका पैन कार्ड बनता है। क्या बनता है, पैन कार्ड, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूटीआई का स्थापना कब हुआ था, तो यूटीआई का स्थापना आपका 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो एसबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके अंडमान निकोबार से। कहाँ संबंधित है, अंडमान निकोबार से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक गोंड किस राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कैसा सदन है, उच्च सदन है। तो आपको याद रखना है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा कैसा सदन है, तो लोकसभा आपका निम्न सदन है। कैसा है, निम्न सदन है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए, तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संसद बनने के लिए संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी हो जाती है, तो ये हो जाता है आपका आयरन का। किसका कमी हो जाता है, आयरन यानी कि फेरस का, यानी कि लोह तत्व का कमी हो जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयरन का मुख्य स्रोत क्या है, तो आयरन का मुख्य स्रोत आपका पालक होता है। क्या होता है, पालक होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के कौन कौन सा अप्रूफ है, तो कार्बन के 2 प्रमुख अप्रूफ होते हैं। एक होता है आपका हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो आपका हीरा है। कौन सा है, हीरा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हमारे हड्डियों में आपका कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है, तो ये होता है आपका बाह्य निषेचन। कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है। तो आपको याद रखना है। और मेढक का लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो मेढक के लार्वा को हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेढक कैसे सांस लेता है, तो मेढक आपका बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन दोनों करता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और आज का टारगेट रखे हैं कि आज हमारा जो सब्सक्राइबर है 700 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है आपका मच्छर द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा फैलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया आपके मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोने की बीमारी किसके द्वारा फैलता है, तो सोने की बीमारी आपके सीसी मक्खी द्वारा। किसके द्वारा, सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो ये करता है आपका बैटरी। कौन करता है, बैटरी करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका माइक्रोफोन बदलता है। कौन बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका सौर सेल बदलता है। कौन बदलता है, सौर सेल बदलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नदियों तालाब में पाए जाने वाले हरे पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसे हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और शैवाल का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के चलते। किसके कारण, क्लोरोफिल के चलते। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा अपना भोजन आपका कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा तैयार करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लक्स निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो लक्स आपका प्रदीप्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई है। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक आपका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का सही मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और ध्वनि तीव्रता के सही मात्रक क्या होता है, तो आपका डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का सही मात्रक क्या है, तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा द्वारा नहीं फैलता है, तो आपका हैजा। कौन सा रोग? हैजा आपका हवा द्वारा नहीं फैलता है। तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो आपके जल द्वारा, यानी कि दूषित जल द्वारा फैलता है। तो आपको याद रखना है। सर्दी जुकाम जो है आपका हवा द्वारा फैलता है। निमोनिया जो है आपका हवा द्वारा फैलता है। क्षय रोग जो है आपका हवा द्वारा फैलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। कौन सा है? लीवर, यानी कि यकृत होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये तना से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है, कॉफ़ी आपका बीज से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था, तो अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी, तो 1236 में बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, तो 1240 में हुआ था। कब हुआ था? 1240 में हुआ था। और इसकी मृत्यु किसके द्वारा हुआ था, तो कैथल के डाकुओं द्वारा। किसके द्वारा? कैथल के डाकुओं द्वारा। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो चेकमेट शब्द का संबंध आपका शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तो बटरफ्लाई का संबंध आपके तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोल का संबंध किससे है, तो गोल का संबंध आपका हॉकी से है। और स्टिक का संबंध किससे है, तो स्टिक का संबंध भी आपका हॉकी से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा गली शब्द का संबंध किससे है, तो गली शब्द का संबंध आपके क्रिकेट से है। सिली पॉइंट का संबंध किससे है, तो सिली पॉइंट का संबंध आपका क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मलबस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को, यानी कि आज मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। और बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य में वन सबसे अधिक है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। और सबसे न्यूनतम वन कहाँ है, तो सबसे न्यूनतम वन आपके हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, बर्थडे स्पेशल क्लास, जिसमें आपको हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो कुसुम
आप कुसुम आपका पुष्प का होता है, सुमन भी पुष्प का होता है, फूल भी होता है, लेकिन रश्मि आपका फूल का नहीं होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो मजदूरी और प्रेम आपका रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो यह आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के बदले में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्गम का विलोम शब्द आपका सुगम होता है। क्या होता है? सुगम होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दुर्गम का पर्यायवाची क्या होता है? तो दुर्गम का पर्यायवाची आपका कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका दुख सहना। क्या होता है? दुख सहना, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची आपका पंकज होता है। क्या होता है? पंकज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है, नीरज होता है, जलज होता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पानी का पर्यायवाची शब्द आपका नीर होता है, पानी होता है, जल होता है, तो आपको याद रखना है। रोशनी का पर्यायवाची शब्द होता है आपका प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, आपको याद रखना है। और आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आपका गगन होता है, नभ होता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।